हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज हम यहाँ पर पेपर 2 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है परमिट टू वर्क। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेपर 1 है जो आता है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के 5 की एलिमेंट्स यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या है। तो उसमें सबसे पहले आता है परमिट टू वर्क, फिर उसके बाद है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फिर उसके बाद आता है एनर्जी आइसोलेशन, फिर उसके बाद है टेम्पररी डिफीट ऑफ एचएससी क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, और फिर उसके बाद आता है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। तो ये जो है ये 5 की एलिमेंट्स है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के। चलिए अब जानते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उनका काम है परमिट का अप्रूवल देना। फिर उसके बाद है एरिया अथॉरिटी जो परमिट को ऑथराइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद है परमिट इशूअर जो परमिट को इशू करते हैं। फिर उसके बाद है परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो परमिट की रिक्वेस्ट और क्लोजर करते हैं। और फिर उसके बाद है जॉब परफॉर्मर जो परमिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एसेट अप्रूवल अथॉरिटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो अप्रूव है इन राइटिंग में, वो भी बाय एसेट ओनर की तरफ से, जो सभी क्रिटिकल और हॉट वर्क परमिट के ऊपर साइन करेंगे। और वो साइन तभी करेंगे कि जब वो कंफर्म करेंगे कि जो भी कंट्रोल डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे के सारे एडुकेट है और उनकी जो रिस्क है वो रिड्यूस की गई है आलाप में। चलिए अब जानते हैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एसेट अप्रूवल अथॉरिटी जो है उनको इंश्योर करना है कि जो भी वर्क स्कोप है वो क्लियरली और करेक्टली जो है वो डिफाइन किया गया है और करेक्ट वर्क कैटेगरीज जो है वो असाइन की गई है। फिर उसके बाद है कि उनको जेएसए को रिव्यू करना है और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स है, प्रिकॉशंस है, कंडीशंस है या फिर कंट्रोल्स है वो सारे के सारे डिफाइन किए गए हैं और वो मीट करते हैं आलाप को। फिर उसके बाद है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी प्लान वर्क साइट प्रिपरेशंस है वो एडुकेट है कि नहीं है, वो भी उनको देखना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये एसेस करना है कि जो भी प्रोपोज सुपरविजन लेवल्स है वो एडुकेट है कि नहीं है, वो भी उनको देखना है। फिर उसके बाद है कि उनको चेक करना है साइमल्टेनियस जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उनको भी। फिर उसके बाद है कि इस स्टैंडर्ड के आउटसाइड में जो भी डेविएशंस है उनको भी मैनेजमेंट करना इनका काम है। फिर उसके बाद है कि टेम्पररी डिफीट्स जैसे रिक्वायर्ड है उसको भी अप्रूव देने की जिम्मेदारी जो है वो इनकी होती है। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एसेट अप्रूवल जो अथॉरिटी है वो एक लेवल ऊपर होता है एरिया अथॉरिटी से। चलिए बात करते हैं कि एरिया अथॉरिटी की क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एरिया अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है परमिट के ऑथराइजेशन के लिए और उनको ये कंफर्म करना है कि प्री रिक्वेस्ट साइड जो भी कंट्रोल्स है वो वहां पर प्लेस में है और वो जो है वो वहां पर इफेक्टिव प्रूव की गई है। इसके अलावा एरिया अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिवैलिडेशन के मैनेजिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए और क्लोजर के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमिट के ऑथराइजेशन से पहले इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहले है कि जो भी स्कोप ऑफ वर्क वहां पर डिस्क्राइब किया गया है तो उसके लिए जो भी परमिट की इंफॉर्मेशन है और जेएसए है वो बराबर है कि नहीं है वो चेक करने की जिम्मेदारी इनकी है। फिर उसके बाद है कि इनको ये इंश्योर करना है कि जो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, अटैचमेंट्स हो गए एक्सेट्रा, तो वो वहां पर परमिट के साथ में अटैच किए हैं कि नहीं किए हैं और वो फुल्ली इंडोर्स है कि नहीं है वो इंश्योर करने की भी जिम्मेदारी इनकी है। फिर उसके बाद है कि क्रिटिकल और हॉटवर्क के लिए उनको वेरीफाई करना है जैसे के कंटेंट को और उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, और वो भी प्री रिक्वेसाइड कंट्रोल्स के लिए। फिर उसके बाद है कि जनरल वर्क के लिए जो जेएसए का जो कंटेंट है उसको रिव्यू करना है और साथ ही में आलाप के लिए उसका जो अप्रूवल है वो प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनको साइमल्टेनियस जो ऑपरेशंस है उनको मैनेज करना है और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो वहां पर डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद है कि उनको आइसोलेशन और डी आइसोलेशन प्लान का जो स्कोप है उसको रिव्यू करना है, वेरीफाई करना है और अप्रूव करना है और साथ ही में उनको ये इंश्योर करना है कि जो सीक्वेंस है आइसोलेशन का वो वहां पर करेक्ट है। फिर उसके बाद है कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि आइसोलेशन के लिए वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जरूरत है क्या। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि सभी जो आइसोलेशन है वो वहां पर प्लेस किए गए हैं और वो वहां पर इफेक्टिव है, और उसके बाद उनको आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करना है। और इसके अलावा अगर टेम्पररी डिफीट की अगर वहां पर रिक्वायर्ड है तो उसका भी अप्रूव उनको देना है।
अब देखते हैं कि परमिट ऑथराइजेशन के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो एरिया अथॉरिटी को जो है परमिट की वैलिडिटी का टाइम ड्यूरेशन क्या है वो वहां पर स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद है कि एरिया अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कराना है कि आपको जो है काम को स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपको फॉर्मल क्लियरेंस नहीं मिल जाता है परमिट इश्यूअर की तरफ से। फिर उसके बाद है कि वर्क एक्टिविटी की वजह से जो भी पार्टीज अफेक्टेड होगी तो उनको इन्फॉर्म भी करना है। अब देखते हैं कि पोस्ट परमिट ऑथराइजेशन के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि ज़रूरत हो तो वो परमिट को रिवैलिडेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या फिर परमिट को क्लोज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि सभी जो PTWs है वो डिपेंडेंट है आइसोलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। तो यहाँ पर कंफर्म करना है कि डी आइसोलेट का जो डिसीजन है उसके पहले में उसके पास जो है IC सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि वो ऑथराइज है सैंक्शन टू टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद है कि वो ऑथराइज है डी आइसोलेशन के लिए। और फिर उसके बाद है कि आइसोलेशन जो सर्टिफिकेट है उसको वो क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि परमिट इश्यूअर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो परमिट इश्यूअर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फील्ड ऑपरेशन के लिए या फिर जो एसेट का स्पेसिफिक वर्क लोकेशन है उसके लिए। और उसमें आता है कि एसेट एरिया में जो सभी पर्सन्स वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो परमिट इश्यूअर की होती है। चलिए अब जानते हैं कि परमिट इश्यूअर की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उनके अंडर में जो भी सिचुएशनल साइट सेफ्टी हजार्ड्स आते हैं उनको चेक करना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि लोकल साइट जो प्रिपरेशंस है जो स्पेसिफाई की गई है परमिट के ऊपर वो उस प्लेस में वहां पर विजिबल है। फिर उसके बाद है कि उनको डिस्कस करना है जेपी के साथ में कि नेचर ऑफ वर्क क्या है उस करंट शिप पीरियड में। फिर उसके बाद है कि उनको ये कंफर्म करना है कि जो भी काम करने वाली टीम है उनको फुल्ली इन्फॉर्म किया गया है और वो भी वर्क एरिया के नेसेसरी प्रिकॉशंस के बारे में, जिसमें आता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स और सेफ इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद है कि काम करने से पहले और काम करने के दौरान उनको ये इंश्योर करना है कि सभी जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट है वहां पर हो रही है और उनका जो लेवल्स है वो वहां पर रिकॉर्डेड किया जा रहा है और वो जो है वहां पर काम करने के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि उनको काम करने के लिए क्लियरेंस वहां पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनके शिप में जो भी वर्क एक्टिविटीज वहां पर हो रही है वो सेफ कंडक्ट हो रही है वो भी उनको मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो सभी इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड है वर्क एक्टिविटीज के स्टेटस के बारे में और वो भी उनकी जिम्मेदारी वाले एरिया में, तो वो जो है वो फुल्ली रिकॉर्डेड होनी चाहिए शिप लॉग्स में और साथ ही में उसका जो हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वहां पर रिकॉर्डेड करना है। चलिए बात करते हैं कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है और वो भी PTW सिस्टम के अंदर वो जो है वो एम्प्लॉय हो सकता है या फिर अगर एप्लीकेबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है जिसको असाइन किया गया रहेगा परमिट के रिक्वेस्ट के लिए और साथ ही में वो जॉब परफॉर्मर को सुपरवाइज भी करेगा। चलिए अब जानते हैं कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमिट रिक्वेस्ट के लिए इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहला है कि उनको प्रोवाइड कराना है क्लियर और एडुकेट जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है जो वहां पर कैरिड आउट होगा वो भी सफिशिएंट डिटेल के साथ में। फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि PTW जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट है और साथ ही में जो JSA है वो अप टू डेट है जो कवर करेगा सभी वर्क स्कोप को। फिर उसके बाद है कि वो डिक्लेयर करेगा कि जॉब परफॉर्मर की जो कॉम्पिटेंसी है वो आइडेंटिफाई करेगा वर्क एक्टिविटी के लिए। चलिए अब जानते हैं कि काम के दौरान इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि एरिया अथॉरिटी ने अगर परमिट फॉर्म के ऊपर ये स्पेसिफाई किया है कि परफॉर्मिंग जो अथॉरिटी है वो वर्क साइट के ऊपर प्रेजेंस रहना जरूरी है तो उनको जो है वहां पर वर्क साइट पर रहना है और साथ ही में जो TBT फॉर्म है उसके ऊपर साइन करना है ताकि ये रिकॉर्ड रह सके कि वो वर्क साइट पर प्रेजेंस थे। चलिए अब जानते हैं कि परमिट क्लोजर के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि परफॉर्मिंग अथॉरिटी को ये कंफर्म करना है जेपी के साथ में कि वर्क साइट कंडीशंस क्या है, वर्क क्या है और इक्विपमेंट स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद है कि उनको परमिट क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट करनी है। फिर उसके बाद है कि अगर काम कंप्लीटेड नहीं है तो उसके लिए उनको रीजन प्रोवाइड करना है। चलिए अब जानते हैं कि जॉब परफॉर्मर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जॉब परफॉर्मर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है परमिट के एक्सेप्टेंस के लिए। इसके अलावा जो सभी रिलेवेंट जो परमिट्स है जिसमें डिफाइन किया गया है कि वर्क साइट के क्या कंट्रोल्स है, इंक्लूडिंग कि सभी जो मेंबर्स है वर्क पार्टी के उनको भी इन्फॉर्म करना है, यानी कि जो भी वर्क एक्टिविटीज वहां पर हो रही है तो वो सेफली कंडक्ट हो रही है क्या, उनको भी सुपरवाइजिंग करने का जो काम है वो जॉब परफॉर्मर का होता है। चलिए अब जानते हैं कि काम शुरू करने से पहले जॉब परफॉर्मर की क्या जिम्मेदारी होती है।
तो इसमें है कि काम की शुरुआत होने से पहले या फिर परफॉर्म होने से पहले उनको वर्क साइट पर जो है वो इमीडिएटली वहां पर रहना है और परमिट इश्यूअर के साथ में साइट पर जो भी सिचुएशनल हजार्ड है वहां पर उसको चेक करना है, वर्क पार्टी क्या है और इक्विपमेंट्स क्या है उनको चेक करना है। फिर उसके बाद है कि परमिट इश्यूअर की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आते हैं रिगार्डिंग जो भी काम है उसके क्लियरेंस के बारे में, या फिर काम को सस्पेंड करने की जो भी इंफॉर्मेशंस हो या फिर काम को स्टॉप करने की जो भी इंफॉर्मेशंस हो, तो उनको जो है वो उनको फॉलो करना है। चलिए अब जानते हैं कि हर एक जो शिफ्ट है उसके एंड में या फिर काम खत्म होने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि जेपी को ये डिक्लेयर करना है कि सभी जो वर्क पार्टी मेंबर्स है वो साइट से क्लियर किए गए हैं और जो पर्सनल लॉक है उसको रिमूव किया गया है और जो वर्क एरिया है उसको क्लीन स्टेट में रखा गया है और साथ ही में जो भी इक्विपमेंट है उनको सेफ कंडीशन में रखा गया है। तो दोस्तों एज पर वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एडनॉक में टोटल 3 टाइप के परमिट होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है जनरल वर्क परमिट और ये जो परमिट है ये एप्लीकेबल होता है जनरल एक्टिविटीज के लिए जिसमें कोई सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो या फिर कोई भी क्रिटिकल वर्क एक्टिविटी ना हो। एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी, वर्क एट हाइट एक्टिविटी, कंक्रीट पोरिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का सेकंड वर्क परमिट आता है वो है हॉट वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट यानी कि जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन का इस्तेमाल होता हो। एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का थर्ड वर्क परमिट आता है वो है क्रिटिकल वर्क परमिट और ये जो वर्क परमिट है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए आपको इश्यू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी लोड को उठाने के लिए एक से ज्यादा क्रेन का इस्तेमाल अगर करना हो तो उसके लिए क्रिटिकल वर्क परमिट आपको इश्यू किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि एडनॉक में कितने टाइप्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो उसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट के साथ में कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है एक्सकैवेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको कोई भी एक्सकैवेशन एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए आपके पास हॉट वर्क परमिट के साथ में एक्सकैवेशन सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है व्हीकल एंड मशीन एंट्री सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट्स है ये आपको जो भी ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स है जिसमें कंबशन इंजन है जैसे कि फोर्कलिफ्ट ट्रक हो गया, जनरेटर हो गया या फिर कंप्रेसर हो गया, तो उसको अगर आपको जो भी हजार्डस एरिया है उसमें अगर काम करना है तो उसके लिए आपको व्हीकल और मशीन एंट्री सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है डाइविंग सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है जो ऑफशोर में डाइविंग का काम करते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट, यानी कि रेडियोग्राफी का अगर आपको कोई भी अगर काम करना हो तो उसके लिए आपके पास हॉट वर्क परमिट होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म और ये जो सर्टिफिकेट है ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी हार्मफुल वेपर्स हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है या फिर वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन कंटेंट है उसकी एडिक्वेसी क्या है या फिर काम के वक्त जो भी पीरियोडिक या फिर कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग वहाँ पर क्या है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है ईस्टमेंट सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई भी सर्विसेज हो या फिर कोई भी यूटिलिटी एरिया हो उसके साथ में जो भी पाइपलाइंस आती है या फिर कम्युनिकेशंस मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस आती है तो उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर रिपेयर एक्टिविटीज अगर आपको करना हो तो उसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि जो भी एनर्जी सोर्स हो या फिर इक्विपमेंट हो उसको आइसोलेट किया जा सके, यानी कि जो भी वर्क एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी सोर्स को अगर आइसोलेट करना हो तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है टेम्पररी डिफीट सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये उस वर्क एक्टिविटी के लिए इशू किया जाता है कि जिसमें जो भी सेफ्टी सिस्टम है उसको टेम्पररी बाईपासिंग किया जा सके। तो उसमें आता है कि सिस्टम को अगर ओवरराइड करना हो तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, या फिर जो भी इक्विपमेंट आइडेंटिफाई किए गए हो HSE सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स या फिर इक्विपमेंट के अनुसार तो उसमें अगर आपको कोई काम करना हो तभी ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट आता है रोड क्लोजर सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट है ये रिक्वायर होता है ताकि जो भी वर्क एक्टिविटीज है उसको आपको करने के लिए अगर रोड को क्लोज करना हो तो उसके लिए आपको ये रोड क्लोजर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है।
तो इस प्रकार एडनॉक में 10 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं और वो भी अकॉर्डिंग टू वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। यानी कि जब भी आपको कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए आपको परमिट इशू किया जाता है और साथ ही साथ उसके रिलेवेंट जो भी एक्टिविटी अगर आपको करनी हो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में अगर एक्टिविटी करनी हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। यानी कि वर्क परमिट के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम में पूछे जाने वाले जो परमिट टू वर्क जो पेपर है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।